हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो रिवॉल्ट्स जो 1857 से पहले हुए। ठीक है। जो रिवॉल्ट्स कहें हम या फिर रेबेलियंस वगैरह, मैं कहूँगा जो 1857 से पहले हुए। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होगा ये। तो एक बारी में तो याद नहीं रह पाएगा, तो इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे इसके। ठीक है। बार बार लेक्चर देखिए और बार बार बुक से पढ़िए। बुक आपको पता ही है मैंने कौन सी रिकमेंड की है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की रिकमेंड की है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि ब्रिटिशर्स ने भारत में किस तरह से कॉन्क्वेस्ट किया। ब्रिटिशर्स ने मिलिट्रली कॉन्क्वेस्ट किया, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट किया, सोशली भी कॉन्क्वेस्ट किया, उन्होंने रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट भी किया ब्रिटिशर्स ने भारत में। ठीक है। तो इस सब की वजह से हमें अब भारतीयों का रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम भारतीयों के रिएक्शन की बात करें, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के प्रति जो रिएक्शन आएगा भारतीय लोगों का, तो हमें दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक हमें इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलेगा और एक हमें देखने को मिलेगा आइडियोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है। अगर हम आइडियोलॉजिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि भारतीयों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है ना, उन्होंने एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए कदम उठाए, उन्होंने लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक मॉडर्न रिस्पॉन्स था। जो ये आइडियोलॉजिकल रिएक्शन था भारतीयों द्वारा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के अगेंस्ट, ये एक मॉडर्न रिस्पॉन्स था। मॉडर्न क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ही प्लान तरीके से चलेंगी। सोशली भी प्लान की जाएंगी, इकोनॉमिकली भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा, है ना, पॉलिटिकली भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा भारतीयों के द्वारा। तो ये तो था मॉडर्न तरीका। पर एक जो इमीडिएट रिएक्शन है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल वे में। इसको हम ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में क्या होगा कि नॉर्मली लोग क्या करेंगे, लोग रिवॉल्ट करेंगे। उन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ कि हमें ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए या इस तरीके से करना चाहिए। ये बस लोगों का नॉर्मल रिएक्शन होगा रिवॉल्ट के रूप में। जो उन लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, जो उनके सिस्टम में इंटरफेरेंसेस की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट वो उन लोगों का जो हिंसात्मक रूप से भी हम कह सकते हैं, जो वायलेंट रिएक्शन भी आएगा, तो वो सब हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर ब्रिटिशर्स हमारे साथ वायलेंट है तो हम भी वायलेंटली रिएक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में हमें सिविलियंस के रिवोल्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। सिविलियंस के केस में जनरली क्या होगा, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी हमें, जो रिस्पॉन्ड करेंगी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बाकी हमें सिविलियन के साथ साथ पीजेंट्स रिवोल्ट भी देखने को मिलेंगे, है ना। पीजेंट्स भी करेंगे रिवोल्ट क्योंकि उन्हें अपने ग्रीवियंसेस थे, है ना, उनके अपने ग्रीवियंसेस थे। बाकी हम ट्राइबल रिवोल्ट्स भी देखेंगे, ट्राइबल लोग भी रिवोल्ट करेंगे, उनके भी अपने अपने रीज़न थे रिवोल्ट करने के पीछे। तो अभी हम फोकस करेंगे सिविलियन रिवोल्ट्स, पीजन रिवोल्ट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स, ये तीनों जो कि 1857 से पहले हुए, अभी हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। अगर मैं बात करूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इस टॉपिक से, एक तो नेचर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स था, कोई जो रिवोल्ट हुआ वो किस तरह का था, उसका नेचर क्या था, सिविलियन था या पीजेंट रिवोल्ट था, ट्राइबल रिवोल्ट था। उसकी लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लीडर कौन था, है ना। बाकी एरिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एरिया में हुआ ये रिवोल्ट। आपका क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज़ एक एक्स रिवोल्ट है, एक वाई रिवोल्ट है, तो इनमें पहले कौन हुआ, फिर बाद में कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, है ना। तो एग्जैक्ट ईयर याद रखने की तो ज़रूरत नहीं कहूँगा मैं आपको, पर आपको क्रोनोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, है ना। बाकी आपको थोड़ा बहुत सोशल बेस का भी आइडिया होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर रिवोल्ट का सोशल बेस कौन था, क्या पीजेंट्स थे, क्या फिर ज़मींदार थे, या कौन थे। बाकी आउटकम्स का भी आपको जजमेंट होना चाहिए कि
कोई पर्टिकुलर रिवोल्ट हुआ तो उसकी आउटकम क्या थी, ब्रिटिशर्स ने क्या रिस्पॉन्स किया उस रिवोल्ट के बदले, है ना। तो क्या आउटकम रही उसकी। तो अगर हम बात करें अब पॉपुलर मूवमेंट्स की जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के पीरियड में हुई, तो ये हमें देखने को मिलेंगी लगभग 1757 से 1856 के पीरियड में देखेंगे। अभी हम 1857 से पहले वाली देख रहे हैं। तो 1757 से क्यों, क्योंकि लगभग उस समय से ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था, है ना। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम देखेंगे कि उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो हमें ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने को मिलेंगे, पीजेंट्स देखने को मिलेंगे, सिविलियन देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि सिविलियन के साथ साथ हम सिपॉयज़ का भी देखेंगे, जो आर्म्ड फोर्सेस के व्यक्ति थे, उनकी भी अपनी ग्रीवियंसेस होंगी जिसकी वजह से वो लोग भी रिवोल्ट करेंगे। तो अगर हम रीजंस की बात करें, रीजंस क्या थे इन रिवोल्ट्स के पीछे, तो अब तक की सारी क्लासेस में हमने जो पढ़ा, ब्रिटिशर्स ने अपने कॉन्क्वेस्ट के दौरान क्या चीज़ें की, तो वो सभी रीजंस हैं, ठीक है। कि उन्होंने किस तरह से भारत की इकोनॉमी बर्बाद की, किस तरह से आर्टिजन्स को ख़त्म किया भारत के अंदर, किस तरह से उन्होंने ट्राइबल्स के राइट्स ले लिए, है ना। किस तरह से उन्होंने आउटसाइडर्स को ट्राइबल एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में सेटल करवाया, किस तरह से क्या क्या सोशली उन्होंने चेंजेस इम्पोज किए, है ना। किस तरह से ज़मींदार्स और मनी लैंडर्स को बढ़ावा मिला ब्रिटिशर्स के आने की वजह से, है ना। किस तरह से हम देखेंगे कि उन्होंने इंटरफेयर किया सोशल कस्टम्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो भी हमने अब तक देखी, ये हैं रीजंस इन सभी ट्राइबल रिवोल्ट, सॉरी ट्राइबल क्या, जितने भी हम रिवोल्ट्स देखेंगे 1857 से पहले वाले, उन सब के रीजंस यही हैं जो भी हमने अब तक देखा और पढ़ा। बाकी बुक्स में आपको उन्हीं रीजंस में से कुछ गिने चुने रीज़न एक जगह लिखे हुए दिख जाएंगे, है ना। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि एग्जैक्टली क्या रीजंस थे, ठीक है। तो अगर हम नेचर की बात करें, ठीक है, इनको ट्रेडिशनल क्यों कहा जाता है, इन रिवोल्ट्स को ट्रेडिशनल क्यों कहा जाता है, वाई दे आर कॉल्ड ट्रेडिशनल रिवोल्ट्स। तो एक तो ये था कि जो ये इनिशियल पीरियड में रिवोल्ट्स हुए, इनको ट्रेडिशनल इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तो इनका नेचर मॉडर्न नहीं था, देवर नॉट मॉडर्न, क्योंकि ये जो थे मॉडर्न आइडियाज़ से इंस्पायर नहीं हुए थे। जैसे कि मॉडर्न आइडियाज़ आपके इक्वालिटी के हो गए, है ना, सिविल राइट्स के हो गए। तो इस तरह के आइडियाज़ से ये रिवोल्ट्स इंस्पायर्ड नहीं थे, तो इसलिए हम इनको मॉडर्न नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ ये थे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पर बेस्ड थे, ठीक है। किस पर बेस्ड थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के ऊपर। ये पुराने सिस्टम को वापस लाना चाहते थे, जैसा का जैसा पुराना सिस्टम था उसको वैसे ही फिर से एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो एक तरह से रिएक्शनरी थे ये और ऑर्थोडॉक्स थे नेचर में, ठीक है। बाकी अगर हम एरियाज़ की बात करें, तो इनका जो स्प्रेड था तो वो रीजनल था या फिर हम कह सकते हैं लोकल था, ठीक है। इनका जो स्प्रेड है वो नेशनल नहीं था, ओके, इट वाज नॉट नेशनल। ये पूरे देश में फैले हुए एक साथ प्लैंड और ऑर्गेनाइज तरीके से फैले हुए नहीं थे। इनका इम्पैक्ट जो था वो लोकल एरिया में ही था। कोई ऑल इंडिया विजन नहीं था इन रिवोल्ट्स के अंदर, और जो नेशनलिज्म कह सकते हैं मॉडर्न सेंस में, वो भी अब्सेंट था। बाकी इनका नेचर कैसा था, इनका नेचर रिस्टोरेटिव था, यानी कि पुराना जो ओल्ड ऑर्डर है उसको वापस लाना चाहते थे ये लोग, है ना। ये रिवोल्ट्स का मेन पर्पस था, जैसा पुराना सिस्टम था उसको वापस लाना। पर हम इसको, अगर हम नेशनल नहीं कह रहे हैं, पर एक और टर्म ही इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक और टर्म, वो है सब नेशनल। क्योंकि हम इनको सब नेशनल इसलिए कहेंगे क्योंकि हालांकि ये नेशनल लेवल पे नहीं थे, पर ये अपने रीजन को तो बचाना चाहते ही थे ना। अपना जो इनका रीजन था, अपनी जो इनकी पर्टिकुलर सोसाइटी थी, उसको बचाना चाहते थे। तो इस वजह से हम इनको सब नेशनल बोल सकते हैं। और यही जो सब नेशनल फीचर है इसका, फ्यूचर में नेशनलिज्म की ओर ले जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में जो रिवोल्ट्स होंगे वो धीरे धीरे सब नेशनल से नेशनलिज्म की ओर जाएंगे। तो इसलिए हम इनको सब नेशनल तो बोल ही सकते हैं। और एक और पर्सपेक्टिव से हम इनको कह सकते हैं, वो उसको कहते हैं हम सब अल्टरन पर्सपेक्टिव। तो इस पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि शुरुआत जब किसी रिवोल्ट की ग्राउंड से हो, ज़मीनी स्तर पर लोग खुद शुरुआत करें चेंजेस की या रिवोल्ट की,
तो इसको हम सब अल्टर्न बोल सकते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। इन सब में हमें कोई नेशनल लीडर देखने को नहीं मिलेगा, कोई नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशनल रोल नहीं देखने को मिलेगा। इनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव भी ओल्ड ऑर्डर को वापस लाना था। तो पर हम इसको सब अल्टरन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तरह से हमने देखा था हिस्ट्री को पढ़ने के लिए नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, है ना। तो उसी तरह से सब अल्टरन स्कूल ऑफ थॉट भी है, जो कि ग्रुप्स को लोकल लेवल पर देखता है ना, कि किस तरह से ग्राउंड लेवल से शुरुआत हो रही है। एक और जो चीज़ हमें इनके नेचर में देखने को मिलती है वो है वॉयलेंट नेचर। इन रिवॉल्ट्स में हमें वॉयलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शनरी थे, तो इनमें हमें वॉयलेंस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये स्पॉन्टेनियस भी थे। एक और फीचर जो इनका है वो ये है कि दे वर नॉट प्लैंड। ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोई प्लैंड करके नहीं किए गए थे, ये बस रिएक्शनरी थे कि आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तो हम ये होने नहीं देंगे, है ना। हमारी जो ग्रीवियंसेस है, हमारे जो गिले शिकवे हैं आपसे, उसके बदले में हम वायलेंस भी करेंगे। तो रिवोल्ट जो था साथ ही साथ ये किसके प्रति डायरेक्टेड था? इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट इमीडिएट अथॉरिटी। जो भी इमीडिएट अथॉरिटी थी ना, उसके अगेंस्ट डायरेक्टेड थे ये रिवोल्ट्स। जैसे कि सपोज़ कहीं पर हो सकता है कि जो शाहूकार है या ज़मींदार है वो जुल्म कर रहा हो पीजेंट्स के ऊपर, तो पीजेंट्स का रिवॉल्ट यहाँ पर उस ज़मींदार के अगेंस्ट ही होगा। यानी कि जो भी इमीडिएट अथॉरिटी थी ना उनके ऊपर, तो उसके अगेंस्ट डायरेक्टेड थे ये जो रिवॉल्ट्स थे, ओके। बाकी अगर हम बात करें ये किन जगहों पे हुए ये वाले रिवॉल्ट्स, तो ये इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलेंगे हमें। नॉर्थ में भी हुए, ठीक है, साउथ में भी देखने को मिलेंगे अलग अलग जगहों पर, ईस्ट में भी देखने को मिलेंगे, और तो और वेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो ये रिवोल्ट हमें लगभग हर जगह, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हर जगह देखने को मिलेंगे। तो अब हम अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे उन रिवोल्ट्स के बारे में जो कि ईस्ट में भारत के ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हमें इन रिवोल्ट्स की जो है वो देखने को मिलती है बंगाल से, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले बंगाल से ही क्यों शुरुआत हुई इन रिवोल्ट्स की, और तो और अगर रिवोल्ट्स की शुरुआत बंगाल से हुई, एक और प्रश्न ये भी उठता है कि सोशल रिफॉर्म्स जो हमने पढ़े थे उनकी शुरुआत भी बंगाल से ही क्यों हुई। तो इसका उत्तर ये है कि कंपनी ने सबसे पहले कहाँ पर कब्जा किया था। कंपनी ने तो सबसे पहले बंगाल के एरिया में ही कैप्चर किया था ना। कंपनी ने कहाँ का किया था? बंगाल का किया था, एम आई राइट? रफ सा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कंपनी ने बंगाल का एरिया कैप्चर किया था बक्सर के बाद, है ना। तो जहाँ पे सबसे पहले वो कैप्चर करेंगे, जहाँ पर कब्जा करेंगे, तो इसका मतलब सबसे पहले इंटरफेयर भी वो वहीं पर करेंगे, और जहाँ पर वो सबसे पहले इंटरफेयर करेंगे सोसाइटी के अंदर, तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी तो सबसे पहले वहीं से आएगा ना। तो इस वजह से हमें इनकी रेबेलियंस की, या फिर हम कहें रिवोल्ट्स की शुरुआत जो है वो हमें बंगाल से देखने को मिलती है। सॉरी। तो 1770s के पीरियड में, ठीक है, हम देखेंगे बंगाल में फेमाइन्स हो रहे थे, है ना। और तो और वहाँ पर जो दीवानी राइट्स थे कंपनी को मिले हुए, उन्होंने वहाँ पर ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत भी की थी। इस ड्यूल गवर्नमेंट में करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऑब्वियसली करप्शन बढ़ रहा है, लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और तो और फेमाइन में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो हमें सबसे पहले बंगाल में जो फेमाइन देखने को मिलता है वो है सन्यासी, या फिर इसको हम सन्यासी डैश फ़कीर रेबिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? बंगाल में। और इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा लगभग 1770 से लेकर के 1800 तक का। तो लेट मी बी क्लियर कि अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल ही होने वाला है। मैं डायरेक्टली आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताता जाऊंगा इन रिवॉल्ट्स के बारे में।
तो आप मल्टीपल टाइम्स देखिएगा लेक्चर को और रिवीजन करिएगा बुक से, तो ही आपको डिटेल्स और फैक्ट्स याद रह पाएंगे। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सन्यासी रेबेलियन या फ़कीर रेबेलियन। तो जैसा कि आप देख रहे हो लगभग 30 साल का टाइम पीरियड है यहाँ पर, 30 इयर्स का। क्योंकि रिवोल्ट ऐसा नहीं होता था कि एक दिन में एक ही जगह पर एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग जगहों पर चलता रहता था, है ना। कभी कहीं पे लड़ाई होगी, कभी कुछ टाइम की शांति होगी, फिर किसी और एरिया में होगी। तो इस तरह से बहुत ही लंबा खींचे जाएंगे। मैक्सिमम रिवोल्ट्स वगैरह आप देखोगे तो आपको लंबे देखने को मिलेंगे। तो सन्यासी रेबेलियन की बात करते हैं हम। तो पहले तो बंगाल में हम देखेंगे सन्यासी उठ खड़े होंगे, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस जाग जाएगी, उनकी अंतरात्मा जाग जाएगी कि ये जो बंगाल में ये सब हो रहा है, इनका करप्शन हो रहा है, फेमाइन आ रहा है, इन लोगों की वजह से 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। तो हम इन चीज़ों को ऐसे ही होने नहीं दे सकते, हम इसका विरोध करेंगे। तो इसलिए सन्यासी जो है उठ खड़े हो जाएंगे। हम देखेंगे कि 10 नामी अखाड़ा के सन्यासी जो है वो रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। किसके? 10 नामी सन्यासी जो हैं वो रिवोल्ट करना शुरू कर देंगे। तो 10 नामी सन्यासी कौन थे? ये वही अखाड़ा था, 10 नामी अखाड़ा, जिसको स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने एस्टेब्लिश किया था। ये वही अखाड़ा है जहाँ से नागा साधुओं की नींव रखी गई थी। ये वही अखाड़ा है जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने कहा था कि हमें शस्त्रों की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें शास्त्रों की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही नॉलेज होनी चाहिए। फिर जब सन्यासी रिवोल्ट करेंगे तो उनको देखकर फिर मुस्लिम समुदाय से भी फ़कीर इंस्पायर होंगे और फ़कीर कहेंगे कि हम भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें मदारी फ़कीर भी देखने को मिलेंगे, है ना। इन फ़कीरों को मुग़लों के समय पर फ्री लैंड ग्रांट्स भी मिलती थी, ठीक है। बाकी कही रही बात इनकी, अगर हम 10 नामी सन्यासीज़ की बात करें तो इनके पास भी लैंड होल्डिंग होती थी और ट्रेडिंग करते थे थोड़ा बहुत कमोडिटीज़ में। ओके। तो सन्यासी रेबेलियन मैंने आपको बताया 1770 से लेकर के 1800 तक के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलेगा। और तो और अगर हम इसमें मेन लीडर्स की बात करें तो जैसे हम मूसा शाह हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। भवानी पाठक हमें देखने को मिलेंगे और हमें देखने को मिलेंगी देवी चौधरानी, ठीक है। देवी चौधरानी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? हमें हमें वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। ओके। और रही बात, अगर ये रेवेलियन पोस्ट बक्सर क्यों हुआ, वाई इट हैपन्ड आफ्टर द बक्सर। ओके। बक्सर की बैटल के बाद क्यों हुआ ये बक्सर की बैटल के बाद इसलिए हुआ क्योंकि बक्सर की बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में प्लंडरिंग शुरू कर दी थी। इन्होंने बंगाल में डायरकी का सिस्टम ला दिया था, है ना। डायरकी का, ड्यूल गवर्नमेंट का जो सिस्टम लाया इन्होंने, उसके बाद करप्शन बढ़ा, है ना। तो साथ ही साथ इन लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से बंगाल में फेमाइन भी आया। तो इस वजह से अब हम देखेंगे कि बक्सर के बाद ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हुई, जो नकारात्मक चीज़ें हुई ब्रिटिशर्स के कारण, इस वजह से सन्यासीज और फ़कीर जो है वो रेबेलियन करना शुरू कर देंगे। ये लोग रेड करेंगे और ये लोग लूटिंग करेंगे। किस चीज़ की? ये लोग रेड करेंगे और लूटिंग करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज़ की, और वहाँ से सामान जो है वो गरीबों में बांट देंगे। किस में बांटेंगे? गरीबों में बांट देंगे। यहाँ तक कि कुछ समय तक तो इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश कर दी इस एरिया में, ठीक है। इन लोगों ने सक्सेसफुली अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी। और इसके 100 सालों बाद, सन्यासी रेबेलियन के 100 सालों बाद, हम लगभग, एग्जैक्ट 100 साल नहीं पर लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स लेटर हम देखेंगे कि सन्यासी रेबेलियन के ऊपर एक बुक लिखी जाएगी। इस बुक का नाम होगा आनंद मठ, ठीक है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है।
किसके द्वारा लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। क्योंकि जब ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनको एहसास हुआ कि अंग्रेज़ हमें जो इतिहास पढ़ा रहे हैं वो गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं, हमें हमारी सही हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही। तो इसलिए ये फिर आनंद मठ नाम की बुक लिखेंगे जो कि सन्यासी रेबेलियन के ऊपर बेस्ड थी। बाकी जो सन्यासी रेबेलियन था उसको बाद में सप्रेस कर दिया जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको सप्रेस कर दिया जाएगा। तो सन्यासी रेबेलियन के कंटेम्प्ररी में हमें एक और रिवोल्ट जो देखने को मिलता है वो है टीका मांझी का रिवोल्ट। ठीक है, किसका रिवोल्ट? वो है टीका मांझी का रिवोल्ट। ये भी हमें ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलेगा टीका मांझी का रिवोल्ट। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है 1789 में होगा ये। और टीका मांझी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है जबरा पहाड़िया। तो इसको आप जबरा पहाड़िया का रिवोल्ट भी कह सकते हो। तो टीका मांझी जो थे ये वन ऑफ द फर्स्ट आदिवासी लीडर थे जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हथियार उठाएंगे, जो ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट हथियार उठाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो लोकेशन थी वो थी तीलापुर फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, बाकी बाद में फिर इनको अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दी जाएगी। ही वॉज हैंग्ड एट भागलपुर इन बिहार। बिहार के भागलपुर में इनको फांसी दी जाएगी अंग्रेज़ों के द्वारा। और जो हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है ईस्टर्न इंडिया के अंदर ही, वो है रंगपुर रेबेलियन। ठीक है, रंगपुर रेबेलियन। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि बहुत ही फैक्चुअल डाटा होने वाला है, आपको बस मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ठीक है, एक बार में याद नहीं रह पाएगा। तो रंगपुर रेबेलियन देखने को मिलेगा हमें 1783 में। रंगपुर रेबेलियन का जो रीज़न था वो रेवेन्यू फार्मिंग ही था। रेवेन्यू फार्मिंग हम पढ़ चुके हैं। जो भी अंग्रेज़ों के द्वारा ये सिस्टम लाए गए थे, इजारेदारी का सिस्टम लाया गया था, है ना। ज़मींदार को टारगेट दिया जाता था और ज़मींदार जो है उस चीज़ को किसानों के ऊपर सुपर इम्पोज कर देता था, है ना। किसानों के ऊपर हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो सुपर इम्पोज कर देता था। तो रंगपुर रेबेलियन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि देवी सिंह नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था जो एक्सप्लॉइटेशंस कर रहा था किसानों के ऊपर। तो इनिशियली तो जो है पीजेंट्स जो हैं वो पेटिशन करेंगे। ठीक है, पर बाद में लेटर ऑन हम देखेंगे कि पीजेंट्स जो है वो रिवोल्ट कर देंगे देवी सिंह के अगेंस्ट। तो हिंदू और मुस्लिम पीजेंट्स एक साथ लड़ेंगे साइड बाय साइड, इसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे देवी सिंह के अगेंस्ट। फिर लेटर ऑन हम देखेंगे कि देवी सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर इंटरवीन करेगी और फाइनली जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको सप्रेस कर दिया जाएगा। बाकी रंगपुर रेबेलियन में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो है धिंग खर्चा। तो ये धिंग खर्चा क्या था कि एक्चुअली रंगपुर रेबेलियन के बाद अंग्रेज़ों ने टैक्स इम्पोज कर दिया था वहाँ पर लोगों के ऊपर कि भाई आपके रेबेलियन की वजह से हमारा जो भी नुकसान हुआ है आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इसको कहा गया धिंग खर्चा। तो ये हम देख चुके हैं अंग्रेज़ों ने और भी जगह पे, कई जगहों पे, कई राज्यों के राजाओं के साथ किया था कि आपने हमारे साथ युद्ध किया तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे जो भी हमारा नुकसान हुआ है। तो वैसा ही अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी किया कि धिंग खर्चा नाम का जो एक टैक्स है वो इम्पोज किया था इन्होंने रंगपुर रेबेलियन के बाद। तो इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया में हमें जो और रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं तो उनमें से एक है
रिवोल्ट इन मिदनापुर एंड धलभूम। तो मैं थोड़ा बहुत आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, अगर आपको इन की एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं पता है जैसे मिदनापुर और धलभूम की, तो आप गूगल कर सकते हो, यू कैन गूगल इट। तो इस तरह से जब आप खुद से ढूंढोगे इन्फॉर्मेशन, तो वो ज़्यादा रिटेन रहेगी आपके माइंड में कि इनकी लोकेशन है कहाँ पर। तो मिदनापुर और दलभूम में हम रिवोल्ट देखेंगे, और इसका टाइम पीरियड है लगभग 1766 से लेकर के 1774 तक का, ठीक है। तो यहाँ पर भी नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और फिर क्या हुआ कि मिदनापुर के जो ज़मींदार थे, ठीक है, मिदनापुर के ज़मींदारों ने रैयतों के साथ मिल करके वहाँ पर रिवोल्ट किया। किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया इन्होंने? इन्होंने इंग्लिश जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। किसके अगेंस्ट? इंग्लिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स के अगेंस्ट वहाँ के ज़मींदारों और रैयतों ने मिल करके जो है वो रिवोल्ट किया। तो इसमें जो लीडर्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना, दामोदर सिंह देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक और जो देखने को मिलेंगे वो हैं जगन्नाथ धल, ठीक है। बाकी और रिवोल्ट जो हमें देखने को मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में ही, ये असम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये वाला रिवोल्ट जो है, इसका नाम है रिवोल्ट ऑफ द मोमारियास, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ द मोमारियास। ये हमें आसाम में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? आसाम में। और इसका जो साल है वो है 1769। ये रिवोल्ट किया गया था लो कास्ट के पीजेंट्स के द्वारा, ठीक है। बाकी हमें आसाम में ही एक इससे पहले का जो रिवोल्ट, मतलब इस रिवोल्ट में जो है ये लोग फॉलोअर्स थे, पता किसके फॉलोअर थे? ये लोग थे अनिरुद्ध देवा के फॉलोअर्स थे, ठीक है। अनिरुद्ध देवा के फॉलोअर्स थे। अनिरुद्ध देवा एक भक्ति सेंट थे, ठीक है। ये एक भक्ति सेंट थे जिन्होंने लोअर कास्ट के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था इन्होंने, अनिरुद्ध देवा ने, ठीक है। तो फिर ये लोग जो हैं ये रिवोल्ट करेंगे किसके अगेंस्ट? ये रिवोल्ट करेंगे अहोम किंगडम के अगेंस्ट। अहोम किंगडम जो कि आसाम का किंगडम था, तो उधर फार्मर्स का मानना था कि राजा ने जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं उसके द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे लोग रिवोल्ट कर देंगे। ये जो रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट ने एक बेस बनाया जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट आसाम की तरफ आया था। कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई आसाम में हो क्या रहा है ये अहोम किंगडम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इस रिवोल्ट का अफेक्ट नेबरिंग स्टेट बंगाल में तो पड़ेगा ही ना थोड़ा बहुत। और उस समय बंगाल में कौन था? बंगाल में उस समय ब्रिटिश थे। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स का ध्यान इसकी तरफ गया था, आसाम की तरफ। ओके, ओके, ये हो गया हमारा। तो इसके अलावा एक और जो हमें देखने को मिलेगा ईस्टर्न इंडिया में ही, वो है चुआर एंड हो रेवेलियन, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा 1770s में, ठीक है। तो एक तो हो जो है ये कम्युनिटी का नाम भी है, ठीक है, प्लस इनकी लैंग्वेज का नाम भी हो ही है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, हो लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है, प्रीलिम्स में आ चुका है। तो चुआर एंड हो रेवेलियन क्यों हुआ? रीज़न था, एक तो फेमाइन आया था उधर, ठीक है, और तो और लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था उससे भी, उसके द्वारा भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो ये रिवोल्ट होता कहाँ है? ये आपका मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, ठीक है।
मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, ये आपकी बिहार और बंगाल वाला जो रीजन है उधर है, ठीक है। तो इसमें जो रेबल्स के लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं वो हैं उनका नाम है दुर्जन सिंह, ठीक है। दुर्जन सिंह जो है फॉर्मर ज़मींदार थे रायपुर के, ठीक है। ये रायपुर के ज़मींदार थे, फॉर्मर ज़मींदार। तो ये फार्मर्स के साथ मिल करके रेबेलियन करेंगे, ठीक है। इसको एक इस रेबेलियन को जो चुआर एंड हो रेबेलियन है या चुआर एंड हो रिवोल्ट जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जंगल महल, ठीक है। इसके अलावा एक अगला जो रिवोल्ट हम देखेंगे ईस्टर्न इंडिया का ही, वो है हो एंड मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड हमें जो देखने को मिलता है वो है 1820s टू 1840s, ठीक है। ये हो एंड मुंडा रिवोल्ट पहले वाला हो एंड मुंडा रिवोल्ट है। बाद में फ्यूचर में जो हो एंड मुंडा रिवोल्ट होगा उसमें हमें बिरसा मुंडा की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, और बिरसा मुंडा वाला जो रिवोल्ट है वो लगभग 1890s के पीरियड में होगा, ओके। खैर ये जो अभी 1820 से 1814 के पीरियड वाला जो हो एंड मुंडा रिवोल्ट है, ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हो चुकी थी इनके रीजन में, कहाँ पर? सिंहभूम में, ठीक है। सिंहभूम कहाँ पड़ा आपका? ये है आपके आज के झारखंड वाले रीजन के अंदर है, ठीक है। झारखंड वाले रीजन में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उधर है ये सिंहभूम रीजन। तो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट था ये रिवोल्ट। इसके अलावा जो हमें अगला देखेंगे ईस्टर्न इंडिया का, वो है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग ये हमें 1830s के पीरियड में देखने को मिलेगी। ये भी आपका छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वहीं पर हुई है, ठीक है। इसके जो लीडर है वो हैं, हमें देखने को मिलेंगे इसमें लीडर बूदो भगत है इनका नाम, ठीक है। और ये रेवेलियन क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है लैंड ट्रांसफ़र की जा रही थी आउटसाइडर्स को। वो आउटसाइडर्स कौन थे? सिख्स एंड मुस्लिम थे आउटसाइडर्स। ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको इधर सेटल करवाया जा रहा था। तो इन आउटसाइडर्स को लैंड ट्रांसफ़र की जा रही थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने नया लीगल सिस्टम इम्पोज किया था इनकी कोल लोगों की सोसाइटी में। तो इस वजह से इन्होंने रेबेलियन किया था इसके अगेंस्ट। तो इस रेबेलियन में लगभग 1000 लोग मारे गए थे 1831 तक, है ना। लगभग 1000 लोग मारे गए थे। तो इसका जो रीजन है वही है आपका रांची वाला, है ना, रांची, सिंहभूम और हज़ारीबाग वाला, इस रिवोल्ट का जो रीजन है, ठीक है। बाकी अब हम आगे बढ़ें तो जैसा कि हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे उड़ीसा वाले रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी लोकल राजाओं को जो है ख़त्म करेगी। और फिर अगर लोकल राजा ख़त्म होंगे तो उनका इकोसिस्टम भी तो ख़त्म होगा, है ना। क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फिर उसके बाद आप देखते हो ना कि ट्रांसफ़र्स वगैरह भी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो तो वैसे ही अब जब लोकल राजा ख़त्म होंगे, उनका जो इकोसिस्टम था, उनके मंत्री शंत्री जो थे, उनको भी तो इश्यूज आएंगे ना। तो इसी तरह से हमें अब देखने को मिलेगा पाइका रेबेलियन, ठीक है। पाइका रेबेलियन। तो पाइकास क्या थे? ये ट्रेडिशनल मिलिशिया थे, ठीक है। ट्रेडिशनल योद्धा थे ये लोग। कहाँ के? उड़ीसा के थे। ट्रेडिशनल मिलिशिया थे उड़ीसा के। ये योद्धा का काम करते थे, है ना। और साथ ही साथ पुलिसिंग के फंक्शंस भी करते थे पीस टाइम में, शांति के समय में ये पुलिसिंग के फंक्शन भी करते थे पाइकास, ठीक है। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा के ऊपर अपना कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि खुदरा का जो लोकल राजा था उसको हटा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, जब राजा ही हट जाएगा तो वहाँ पर अब खुर्दा के अंदर पैकास की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा, है ना। साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने ये भी कहा कि पैकास को ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में रखना डेंजरस है, हम इनको नहीं रखेंगे। तो इसलिए हम लोग जो हैं पैकास को
एक आम रैयत की तरह ट्रीट करेंगे और इनसे हम लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे और बाकी टैक्सेस भी कलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से पैकाज जो है वो रेबेलियन कर देंगे, ठीक है। पैकाज को जो लीड कर रहे थे वो थे बख्शी जगबंधु, ठीक है। बख्शी जगबंधु हमें देखने को मिलेंगे। बख्शी क्या है? बख्शी मैं आपको पहली क्लास पुरानी क्लासेस में भी बता चुका हूँ। मीर बख्शी जो थी, इट वॉज द पोजीशन, नेम ऑफ अ पोजीशन। क्या पोजीशन? आर्मी चीफ की जो पोजीशन थी उस पोजीशन का नाम था मीर बख्शी। ओके, तो बख्शी जगबंधु हमें यहाँ पर लीडर देखने को मिलेंगे। कौन? बख्शी जगबंधु। और जो लीडर्स हमें देखने को मिलेंगे इनके अलावा वो हैं विद्याधर मोहपात्रा, ठीक है, विद्याधर मोहपात्रा, और हैं ब्रह्म रबर रे, ठीक है। तो ये सब जो थे फॉर्मर बख्शी थे, या फिर हम कहें फॉर्मर कमांडर्स थे राजा ऑफ खुर्दा के, उसके फॉर्मर कमांडर्स थे। तो ये लोग रेबेलियन कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पर इसके अलावा और देखें ईस्टर्न इंडिया में, तो हमें एक रिवोल्ट जो देखने को मिलता है वो है पागलपंथी रिवोल्ट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है लगभग 1825 से लेकर के 35 तक का, और ये मुस्लिम सेक्ट का है एक रिवोल्ट। मुस्लिम सेक्ट के द्वारा हमें देखने को मिलेगा ये वाला रिवोल्ट। ये भी आपका बंगाल और आसाम वाले रीजन में होगा, ठीक है। बंगाल और आसाम का जो रीजन है उधर हमें देखने को मिलेगा। तो सेमी रिलीजियस सेक्ट था ये पागलपंथी, एक रिलीजियस सेक्ट ही था ये, ठीक है। सेमी रिलीजियस कह सकते हैं हम इसको। पागलपंथी जो ये सेक्ट था, तो इसमें जो इंक्लूडेड थी वो थी आपकी हजोंग ट्राइब थी इंक्लूडेड, है ना। हदीस थे और गारो ट्राइब्स भी इंक्लूडेड थी इसमें। ये था आपका बंगाल और असम वाले रीजन में। तो इसमें जो हमें लीडर इनके देखने को मिलेंगे, एक तो थे करम शाह थे, है ना। करम शाह, बाद में करम शाह के ही बेटे हमें देखने को मिलेंगे, इनका नाम टीपू था, ठीक है। तो इन लोगों का मोटिव था वही रिलीजियस मोटिव था इसका, इस रेबेलियन का, और पॉलिटिकल मोटिव भी था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ज़मींदारी सिस्टम की एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट ये लोग लड़ रहे थे। तो बाकी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे इनके। इसके अलावा जो ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिला आसाम के अंदर, वो है अहोम रिवोल्ट, ठीक है। तो ये लगभग 1826 में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? आसाम में ही देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि कैसे फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर जब हुई थी, उसके बाद क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ यांडाबू हुई थी, है ना। और ट्रीटी ऑफ यांडाबू से क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा की जो है वो टेरिटरी का कुछ हिस्सा ले लिया था। फिर जब उन्होंने बर्मा की टेरिटरी का हिस्सा लिया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाम के जो इंटरनल अफेयर्स थे उसमें भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से 1828 में वहाँ पर गोमधार कोनवार जो हैं आसाम के अंदर, वो रिवोल्ट कर देंगे। कौन? गोमधार कोनवार, ठीक है। और फिर हम बाद में फ्यूचर में देखेंगे गोमधार कोनवार रिवोल्ट करेंगे आपका 1828 में। और फ्यूचर में हम देखेंगे कि 1838 में आसाम को जो है एनेक्स कर दिया जाएगा। फिर आसाम को चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी बनाया जाएगा। लेटर ऑन हम देखेंगे कि आसाम को बंगाल के अंदर भी ज्वाइन करवाया जाएगा। और फिर बाद में दोबारा हम देखेंगे कि आसाम को फिर से इंडिपेंडेंट प्रोविंस भी बनाया जाएगा। इसके अलावा और हमें जो आसाम के अंदर एक रिवोल्ट देखने को मिलेगा वो है खासी रिवोल्ट, ठीक है। खासी रिवोल्ट आपका हमें 1829 में देखने को मिलेगा। इस समय जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक, ठीक है। कौन था इस समय? विलियम बेंटिक था। तो क्यों हुआ था ये? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाम के अंदर एंट्री कर ली थी, और फिर आउटसाइडर्स भी आ गए थे वहाँ पर। हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी इन लोगों ने।
तो ये सब चीज़ें जो है लोकल लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए एक लोकल रूलर द्वारा रिवोल्ट किया जाएगा। इनका नाम था तीरथ सिंह, ठीक है, तीरथ सिंह था इनका नाम। और जो हमें देखने को मिलते हैं रिवोल्ट्स, एक हमें देखने को मिलता है गंजम एंड गुमसूर का, ठीक है। ये होगा आपका, एक तो 1800 में भी होगा और फिर बाद में फ्यूचर में दोबारा होगा 1835 से 37 तक के पीरियड में। तो ये आपका लोकेशन जो इसकी होगी वो होगी नॉर्दर्न सरकार्स, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि नॉर्दर्न सरकार को अंग्रेज़ों ने हैदराबाद स्टेट से लिया था। पहले जो है वो नॉर्दर्न सरकार जो है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंडर था। जब फ्रेंच में कौन था, बस्सी, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। फ्रेंच में जब हैदराबाद में बस्सी था, है ना, उस समय पर नॉर्दर्न सरकार फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंडर था। वहाँ पर हैदराबाद के स्टेट को एक तरह से बस्सी कंट्रोल कर रहा था। कैसे कंट्रोल कर रहा था वो मुजफ्फर जंग को इन्फ्लुएंस कर रहा था और उसको इन्फ्लुएंस करके वो हैदराबाद को कंट्रोल कर रहा था। फिर बाद में हम देखेंगे कि वांडी वॉश होगा और वांडी वॉश के बाद बस्सी को हटा दिया जाएगा हैदराबाद से। फिर लेटर ऑन ब्रिटिशर्स अपना रेजिडेंट रख देंगे हैदराबाद में और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स जो है नॉर्दर्न सरकार को ले लेंगे हैदराबाद से, ठीक है। तो हम देखेंगे गंजम और गुमसुर में रिवोल्ट होगा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। पहला जो रिवोल्ट होगा वो हम देखेंगे 1797 में हमें देखने को मिलेगा, पहला वाला रिवोल्ट। तो इसके इस समय पर जो लीडर थे वो थे त्रिकारा भंज, ठीक है। ये एक ज़मींदार थे, ठीक है। इसके अलावा और हमें जो लीडर्स देखने को मिलेंगे वो हैं जलानी देव, ठीक है, ये विजयनगर के थे, ठीक है। एक हमें देखने को मिलेंगे जगन्नाथ देव, ठीक है, ये थे प्रतापगिरी के। जलानी देव वॉज ऑफ विजयनगर एंड विजयनगर आपका पोडाकीमेडी करके एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ से वहाँ पे। और जगन्नाथ देव जो है जगन्नाथ देव ऑफ प्रतापगिरी जो हैं, ठीक है, ये थे चिनाकी मेडी नाम की एक डिस्ट्रिक्ट से उड़ीसा में ही। लेटर ऑन क्या होगा, अंग्रेज़ जो है वो त्रिकारा भंज के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। लेटर ऑन इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और फिर त्रिकारा भंज का जो बेटा है वो कंटिन्यू करेगा एज ज़मींदार, धनंजय, धनंजय नाम था इसका। तो ये एज ज़मींदार कंटिन्यू करेगा लेटर ऑन, पर बाद में उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगा जाएगा, ठीक है, धनंजय से। फिर वो भी रिवोल्ट कर देगा दोबारा 1835 में, धनंजय भी रिवोल्ट कर लेगा। बाकी यहाँ पर उड़ीसा में ही हमें एक और रिवोल्ट देखने को मिलता है, वो है परलाकी मेडी आउटब्रेक, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1813 से लेकर के 34 तक का। इसमें हम देखेंगे कि पहले जो नारायण देव थे परलाकी मेडी के राजा जो थे, ठीक है, नारायण देव थे, इनको जो है हराया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। जो ऑफिशियल इनको हराएगा उसका नाम था कॉलोनल पीच, इसके द्वारा इसको हराया जाएगा, ठीक है। इसको हराने के बाद क्या होगा कि इसी के बेटे को इसके बेटे को जिसका नाम था गणपति देव, इनको रूलर बना दिया जाएगा। किसको, गणपति देव को रूलर बना दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अंग्रेज़ फादर वर्सेस सन की गेम खेलेंगे, ठीक है। तो जब गणपति देव को रूलर बनाया जाएगा, इस वजह से इसके अगेंस्ट में नारायण देव रिवोल्ट कर देंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है बंगाल और बांग्लादेश के रीजन में, एक हमें रिवोल्ट देखने को मिलेगा, वो है तीतुमीर का रिवोल्ट। किसका, तीतुमीर का रिवोल्ट। कहाँ देखने को मिलेगा ये हमें बंगाल और बांग्लादेश वाले, आज के बांग्लादेश वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ये एक इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत की थी
इनके संप्रदाय का नाम था तारीक ए मोहम्मदिया। क्या नाम था? तारीक ए मोहम्मदिया। इनके लेट मी राइट इट वंस अगेन। इनके संप्रदाय का नाम था तारीक ए मोहम्मदिया। तो ये इस्लाम की शिक्षा देते थे। ये एक डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम था 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। ये जो परगना शब्द होता है, ठीक है, जो ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, जो ये परगना शब्द है, परगना शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। इट मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो परगना जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर एक टर्म थी, है ना, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है ये। तो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में ये तारीक ए मोहम्मदिया जो संप्रदाय था, ये इस्लाम की शिक्षा देता था। गरीब मुस्लिमों को और पीजेंट कम्युनिटीज़ को उनको शिक्षा देता था, उनको ऊपर उठाने की कोशिश भी करता था ये। तो इनकी जो मेन एम थी तारीक ए मोहम्मदिया की, वो था रिवाइव करना। किस चीज़ को रिवाइव करना? रिवाइव करना मुस्लिम पावर को, ठीक है। ये इनका मेन एम था। और साथ ही साथ उधर जो ज़मींदार थे, उन्होंने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया था, उसके अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट किया। और ये जो ज़मींदार थे, ये यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो थोड़ा बहुत कम्युनल ट्रेंड भी हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो तीतुमीर और उनके जो फॉलोअर थे, वो ज़मींदारों की अथॉरिटीज़ को डिफाई करेंगे और फिर रिवोल्ट कर देंगे वो। और ये रिवोल्ट होगा आपका 1830s में, ठीक है। और लेटर हम देखेंगे कि नवंबर 1831 में ही, लगभग नवंबर 1831 में रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है। 1830s में शुरू होगा और 1831 नवंबर में सप्रेस कर दिया जाएगा इसको। तो ये था एक मुस्लिम समुदाय का रिवोल्ट तीतुमीर का। इसके अलावा एक और मुस्लिम सेक्ट का हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है, इसका नाम था फेराजी रिवोल्ट। ये हमें देखने को मिलेगा लगभग 1840 से लेकर के 50 तक के पीरियड में, मुस्लिम सेक्ट के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। इसमें, इस रिवोल्ट में ज़मींदार वर्सेस फार्मर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी रेडिकल रेवेलियन था, इट वाज रेडिकल। तो क्या था कि सोशियो रिलीजियस ही था ये भी, जो मूवमेंट था, ये रिवोल्ट भी सोशियो रिलीजियस ही था। यहाँ पर हमें दो लीडर देखने को मिलेंगे इसमें। एक हमें देखने को मिलेंगे हाजी शरीयत उल्ला, ठीक है। और एक और लीडर हमें जो देखने को मिलेंगे वो हैं दूदू मियाँ, ठीक है। लेटर ऑन इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया जाएगा, और जो थोड़े बहुत बचे लोग होंगे, ठीक है, वो लोग फिर बाद में वहाबीज़ को ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में। वहाबीज़ हम देख चुके हैं ना कि इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाबी मूवमेंट थ्रेट है। इसके अलावा जो हमें ईस्टर्न एरिया में ही रिवोल्ट देखने को मिलता है, वो है कंद अपराइजिंग, ठीक है। कंद अपराइजिंग ये हमें देखने को मिलेगी 1840 से लेकर के 1850 तक के पीरियड में। इसमें जो हमें कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, वो है डोंगरिया कोंड कम्युनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो रीजन जो हम कह सकते हैं इस अपराइजिंग का, वो आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की जो ये बेल्ट है, ये है इसका जो रीजन है। तो था एक्चुअली इशू क्या था कि कंद जो ये कम्युनिटी थी, डोंगरिया कोंद कम्युनिटी, इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस एग्जिस्ट करता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। तो इस ह्यूमन सेक्रीफाइस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको मारिया प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। मारिया प्रैक्टिसेस यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर जिस नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंगे था इस समय पर, लॉर्ड हार्डिंगे ने बंद करवा दी है जो ह्यूमन सेक्रीफाइस था।
लॉर्ड हार्डिंग ने बंद करवाया, तो इन लोगों को ऑब्वियसली पसंद तो आएगी नहीं इंटरफेरेंस जो की जा रही है इनके कस्टम्स के साथ। तो फिर यहाँ पर रिवोल्ट किया जाएगा किसके द्वारा? यहाँ पे जो लीडर हमें देखने को मिलेंगे वो है चक्रा बिश्नोई। ठीक है, चक्रा बिश्नोई यहाँ पर लीडर हमें देखने को मिलेंगे। तो हिली एरियाज़ जो थे उड़ीसा से लेकर के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के, उधर यहाँ पर ये रिवोल्ट हुआ था। इसके अलावा हमें जो रिवोल्ट देखने को मिलता है इधर के रीजन में ही, उड़ीसा वाले रीजन में ही, वो है सवारा रेवेलियन। ठीक है, सवारा रेवेलियन ये 1850s में हमें देखने को मिलेगा। ये भी आपका हुआ था परली कमेडी डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में। ये वही रीजन है जहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राजाओं द्वारा भी विद्रोह किए गए थे। ये जो सवारा रेवेलियन है इसमें हमें जो लीडर देखने को मिलेंगे उनका नाम था राधा कृष्णा दंडसेना। ठीक है, राधा कृष्णा दंडसेना। ये जो रेबेलियन हुआ सवारा रेबेलियन, ये कंध रेबेलियन के पैरेलली ही हुआ। ठीक है, और बाद में राधा कृष्ण दंड सेना जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और जो हमें रेबेलियन देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर इसके अलावा, वो है सुरेंद्र साई का रिवोल्ट। सुरेंद्र साई ने रिवोल्ट किया था, इसको हम बोलते हैं संबलपुर रिवोल्ट। ठीक है, तो सुरेंद्र साई जो थे वो डिसेंडेंट थे मधुकर साई के। किसके? मधुकर साई के। चौहान किंग ऑफ संबलपुर जो थे जिनका नाम था मधुकर साई, उनके डिसेंडेंट थे सुरेंद्र साई। तो इस समय पर भारत में था डलहौजी। डलहौजी ने इनके राज्य को एनेक्स किया, इनके राज्य की एनेक्सेशन की बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्योंकि डलहौजी ने कहा कि आप जो है बायोलॉजिकल सन नहीं हो, आप एक अडॉप्टेड सन हो, तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज़ करके मैं आपसे आपका राज्य ले रहा हूँ। तो इस वजह से सुरेंद्र साई जो है रिवोल्ट कर देंगे इसके अगेंस्ट। तो इसके अलावा जो हमें एक और रेबेलियन देखने को मिलता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही, वो है संथाल रेबेलियन। तो संथाल रेबेलियन का जो पीरियड है वो है 1854 से लेकर के 56 तक का पीरियड। इस समय पर भारत में था डलहौजी। ठीक है, तो संथाल रेबेलियन भी जो है इट इज़ वन ऑफ द ब्लडिएस्ट रेबेलियन। इट इज़ वन ऑफ द ब्लडिएस्ट रेबेलियन दैट हैज़ हैपेंड इन इंडिया। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कहते हैं हूल अपराइजिंग। ठीक है, तो इसको हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर 1857। ठीक है, तो ये जो संथाल थे या हूल कह सकते हैं हम, ये स्कैटर्ड एरियाज़ में रहते थे इन द रीजन ऑफ बिहार एंड झारखंड। अलग अलग वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में थे ये लोग फैले हुए, जैसे कि धलभूम में, मनभूम में, बाराभूम में, छोटा नागपुर में, पलामाऊ में, हज़ारीबाग में, मिदनापुर में, बांकुरा में, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो ये लोग फैले हुए थे इस रीजन में। तो अपने रीजन को ये लोग बोलते थे, जिस एरिया में ये रहते थे इसको बोलते थे दमन इको, दमन इको बोलते थे अपने रीजन को। ठीक है, और ये लोग किस चीज़ का काम करते थे? ये लोग सिल्क का काम करते थे, कुकून्स से सिल्क निकालने का। दे यूज टू डू रियरिंग ऑफ कुकून, रेशम, रेशम जिन कीड़ों से निकलता है ना कुकून्स, तो उनकी रियरिंग करते थे ये लोग। तो इनके एरियाज़ में क्या हुआ, अब अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ पर आउटसाइडर्स आने लगे। ठीक है, ये लोग, ये जो ट्राइबल्स थे, ये आउटसाइडर्स के लिए जो टर्म यूज़ करते थे, ये इनको दीकू कहकर पुकारते थे कि दीकू। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें दो इम्पोर्टेंट जो लोगों की लीडरशिप देखने को मिलेगी। ये दो भाई थे, है ना, टू ब्रोस। इनका नाम था सिधो मुर्मू और कान्हू मुर्मू। मुर्मू नाम सुनकर आपको याद आ ही गया होगा कि ये जो है हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, ठीक है। तो इन्हीं की कम्युनिटी से ये जो लीडर थे, सिधो मुर्मू और कान्हू मुर्मू, दो भाई थे, ठीक है। तो इन लोगों को एज इनकारनेशन ऑफ गॉड देखते थे ये लोग, कि भगवान का किसी प्रकार का अवतार हैं ये, ठीक है। तो कुछ समय तक तो इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तक एस्टेब्लिश कर ली थी अपने रीजन में, ठीक है। जो इनका एरिया था राजमहल हिल्स के आसपास का, जिसको ये दमन इको कहते थे, वहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली थी इन लोगों ने। पर बाद में फिर 1856 में हम देखेंगे कि मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत होगी इनके अगेंस्ट। इन लोगों ने लगभग 60,000 की संथाल आर्मी खड़ी की थी, संथालियों की 60,000 की, और इसमें से लगभग 20,000 जो है वो मारे गए थे। इसीलिए इसको वन ऑफ द ब्लडीएस्ट कहा जाता है, ठीक है। और पर रिवोल्ट के बाद हम देखेंगे, जब ये रिवोल्ट हो गया उसके बाद एक अलग से इनके लिए क्रिएट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जिसको संथाल परगनास कहा जाएगा, संथाल परगनास। और यहाँ पर जो है लैंड ट्रांसफ़र जो है वो अलाउड नहीं होगी आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है। लैंड ट्रांसफ़र वाज नॉट अलाउड फॉर आउटसाइडर्स। तो एक तरह से आज की डेट में जैसे 5th और 6th शेड्यूल हमें देखने को मिलता है, उसमें भी लैंड ट्रांसफ़र अलाउड नहीं होती, तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर लागू कर दिया गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न इंडिया में हमने रिवोल्ट्स देख लिए, अब हम वेस्टर्न इंडिया के रिवोल्ट्स देखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द रिवोल्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में अंग्रेज़ कब आए? ये लगभग 1810 के पीरियड के बाद आना शुरू होंगे वेस्टर्न इंडिया में, क्योंकि लगभग उस समय पर इन्होंने मराठास को जो है वो सबड्यू कर दिया था, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आना शुरू होगी। वेस्टर्न पार्ट से मेरा मतलब है महाराष्ट्र, दक्कन, गुजरात और थोड़ा बहुत राजस्थान का भी जो इलाका है, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आना शुरू कर देगी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्वियसली आएगी तो वो इम्पोज करेगी सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल सिस्टम अपना जो है, और फिर हम देखेंगे कि लोगों के रिएक्शंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में, वो है भील अपराइजिंग, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगी लगभग 1818 से लेकर के 1846 के पीरियड में। तो भील अपराइजिंग जो है, भील जो ये कम्युनिटी है, भील लोग, ये हमें देखने को मिलते हैं गुजरात, एमपी और राजस्थान की जो ये बाउंड्रीज आपस में जहाँ इनकी मिलती है, इस वाली ट्राइबल बेल्ट में हमें ये लोग देखने को मिलते हैं, ओके। अगर मैं थोड़ा रफ सा आपको मैप में बता दूं, तो इधर जैसे सपोज़ राजस्थान है, ठीक है, इधर गुजरात है और इधर एमपी है। तो इनका जो कॉमन सा एरिया है बाउंड्रीज वाला, इधर हमें भील कम्युनिटी देखने को मिलती है, ओके। तो भील अपराइजिंग में मल्टीपल रिवोल्ट्स होंगे इसके अंदर। लगभग वेस्टर्न घाट में जो खांडेश वाला एरिया है उधर होगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये, खांडेश वाले रीजन में। तो लगभग 1818 के टाइम में हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होगी इस रीजन में, ठीक है। फिर वहाँ पर रिवोल्ट की शुरुआत होगी। इसमें जो हमें लीडर देखने को मिलते हैं उनका नाम है सेवाराम, ठीक है। एक फ्यूचर में भी दोबारा भील जो है अपराइजिंग हमें देखने को मिलेगी, वो लगभग हमें 1913 के पीरियड में देखने को मिलेगी। और उस समय जो हमें लीडर देखने को मिलेंगे उनका नाम होगा गोविंद गुरु, गोविंद गुरु, ओके।
तो बाकी हमने देखा 1818 में एंट्री होगी इनकी इस रीजन में। 1818 में क्यों? क्योंकि तभी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, तो उसके बाद, है ना। इसके अलावा वेस्टर्न इंडिया में जो हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है वो है वघेरा रिवोल्ट। क्या? वघेरा रिवोल्ट। ये हमें देखने को मिलेगा 1818 से लेकर के 19 तक के टाइम पीरियड में। ये आपका गुजरात के अंदर ओखा रीजन में होगा। ओखा आपका द्वारका के आसपास वाला रीजन ही है, द्वारका, उधर हमें देखने को मिलेगा ये। यहाँ पर भी क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होगी, फिर कंपनी लोगों की एक्सप्लॉइटेशन करेगी और उस वजह से लोग रिवोल्ट करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, एक कर्नल वॉकर नाम का ऑफिशियल था, कर्नल वॉकर था एक, तो ये वॉकर एग्रीमेंट साइन करेगा। किसके साथ? गायकवाड़ के साथ ये वॉकर एग्रीमेंट साइन करेगा। ये एग्रीमेंट रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स के लिए था, कुछ एरियाज़ के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिले थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसके बाद ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ही हुआ था, ठीक है। तो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिले थे, ऑब्वियसली फिर कंपनी लोगों की एक्सप्लॉइटेशन करेगी और फिर वहाँ पर रिवोल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुजरात में हमें जो और रिवोल्ट देखने को मिलता है वो है कच्छ रिवोल्ट। और कच्छ रिवोल्ट का जो हम टाइम पीरियड देखेंगे वो है 1819 से लेकर के लगभग 1831 तक का। ये रिवोल्ट जो है ये भी आउटकम है एंग्लो मराठा वॉर का ही, क्योंकि 1819 के पीरियड में हम देखेंगे कि जो कच्छ के रूलर थे भारमल, ठीक है, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हरा देगी, ठीक है। फिर कच्छ क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजेशन में आ जाएगा कच्छ का एरिया। फिर वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा और वो वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करेगा, है ना। तो हुआ क्या कि 1831 के पीरियड के आसपास उस टाइम पे इन लोगों को पता चलेगा कि अहोम रिवोल्ट हो रहा है ना, आसाम में। और उसमें अंग्रेज़ जो हैं हार रहे हैं, अंग्रेज़ों को मार पड़ रही है। तो उससे ये लोग भी इंस्पायर होंगे कच्छ में, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अहोम रिवोल्ट का डोमिनो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो उस वजह से फिर ये लोग भी रिवोल्ट कर देंगे दोबारा 1831 में। इसके अलावा हमें जो वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है रिवोल्ट वो है रामोसी रिवोल्ट। ये भी हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा 1822 के पीरियड में। महाराष्ट्र में हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है एंट्री हुई थी महाराष्ट्र में सतारा वाले रीजन में, ठीक है। सतारा रीजन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सतारा रीजन में कंपनी ने क्या किया था, शिवाजी के जो वंशज थे प्रताप सिंह, उनको अपॉइंट कर दिया था कंपनी ने, है ना। तो फिर वहाँ पर क्या है कि सतारा के लोकल लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि उनका जो राजा है उसको एज अ पपेट या फिर एज अ कठपुतली उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात लोकल लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो इस वजह से वहाँ पर भी रिवोल्ट होगा, रामोसी रिवोल्ट, ठीक है। तो ओके, तो इसमें रामोसी रिवोल्ट में एक जो लीडर हमें देखने को मिलेंगे वो है चित्तूर सिंह। ये रिवोल्ट करेंगे आपका लगभग 1829 तक के पीरियड तक, और बाद में रिवोल्ट ख़त्म भी हो जाएगा। पर दोबारा हम देखेंगे फ्यूचर में 1839 में प्रताप सिंह को हटा दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा से रिवोल्ट होगा जब प्रताप सिंह को हटा दिया जाएगा। और तो और फ्यूचर में भी दोबारा 1879 में भी हमें रामोसी रिवोल्ट देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो इस समय पर जो है क्या होगा कि एक चित्पावन ब्राह्मण लीडर थे, ठीक है। चित्पावन ब्राह्मण लीडर थे एक, इनका नाम था चित्पावन ब्राह्मण लीडर, इनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के। तो वासुदेव बलवंत फड़के जो थे, इन्होंने कहा कि हम किसानों का एक ग्रुप बनाएंगे। तो किसानों का जो ग्रुप इन्होंने बनाया उसका नाम ही रखा इन्होंने रामोशी। तो इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर के अगेंस्ट रेबेल करेंगे, और लेटर ऑन अंग्रेज़ों ने इनको जेल में भी डाल दिया था।
ये जो रेबेलियन था, ये वाला बाद वाला वासुदेव बलवंत फटके वाला, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन था। और इसमें इन्होंने क्या किया था, किसानों को हथियार दिए थे, बंदूक दी थी और ट्रेनिंग भी दी थी किसानों को। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये वाला ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। पर खैर ये तो ऐसे भी 1857 के बाद का रिवोल्ट है, ये 1879 में हुआ है बाद वाला। और इसके अलावा जो हमें देखने को मिलता है गुजरात में, वो है एक कोली अपराइजिंग, ठीक है, कोली अपराइजिंग। तो गुजरात में हमें देखने को मिलती है, पीरियड है इसका लगभग 1824 से लेकर के 1848 तक का। तो कोली भी एक ट्राइबल कम्युनिटी ही है जो फिशिंग वगैरह करते थे ये लोग। कोली कम्युनिटी जो थी, ये भी वेस्टर्न घाट में के एरिया में ही थे। ये भील, एक तरह से भील जो थी ट्राइबल कम्युनिटी, उनके पड़ोसी कह सकते हैं हम इनको, कोली को, ठीक है। कोली किसके पड़ोसी, भील्स के। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आ गई थी, तो उस वजह से ये लोग भी रिवोल्ट करेंगे। और इसके अलावा और रिवोल्ट जो हम देखने को मिलेगा गुजरात में ही, वो है सूरत एजिटेशन, ठीक है। तो हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने जो है सॉल्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। क्या बढ़ा दी थी, नमक के ऊपर जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया था। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की मोनोपोली भी थी सॉल्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से लोग रिवोल्ट कर देंगे। साथ ही साथ इनको अंग्रेज़ों ने 1848 के पीरियड में जो है बंगाल वेट्स एंड मेजर्स का भी इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, वेट्स एंड मेजर्स, ताकि हर जगह पर इक्वल हो, है ना। जो आपका वेट एंड मेजरमेंट के लिए होते हैं ना, जैसे 1 किलो या 2 किलो इस टाइप के, तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स। तो उसके अगेंस्ट भी एजिटेशन हुई थी। तो तो हम कह सकते हैं 1848 में जो ये एजिटेशन हुई, तो लगभग गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया था, तो उसके लगभग 100, तो एग्जैक्टली 100 तो नहीं, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 100 साल पहले भी नमक के लिए एजिटेशन हुई है। गांधी जी ने कोई पहले नहीं थे जिन्होंने नमक के लिए एजिटेशन की थी, उससे पहले भी हो चुकी है। और जो हमें देखने को मिलेगा वेस्टर्न इंडिया में रिवोल्ट, वो है कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट्स, ठीक है, सावंतवाड़ी रिवोल्ट्स। इनका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो है 1844। तो यहाँ पर भी वही है, जब राजा हटेगा तो उसका जो सिस्टम था वो भी ख़त्म होने लगेगा। राजा का जो एनवायरनमेंट था, जो सिस्टम था, वो भी हटने लगेगा। तो कोल्हापुर और सावंतवाड़ी आपका महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर के रीजन में पड़ता है, रत्नागिरी के पास, ठीक है। तो जब पेशवा की हार हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि मराठास जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मराठा सैनिक वगैरह जो थे पेशवा की हार के बाद। तो गडकरी जो थे, गडकरी कम्युनिटी है ना, हमारे देखो मिनिस्टर भी हैं नितिन गडकरी साहब, तो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो गडकरी, इनका नाम ही है देखो, गडकरी का मतलब गढ़ को संभालने वाला, यानी कि दे यूज टू कंट्रोल द फोर्ट्स। वो लोग किलों की जो है वो रखवाली करते थे गडकरीज। तो जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे पेशवा की हार के बाद, तो वो लोग भी फिर रिवोल्ट कर देंगे कोल्हापुर और सावंतवाड़ी में, ठीक है। तो रिवोल्ट करने के लिए फिर कुछ किलों को भी अपने कब्जे में ले लेंगे गडकरीज, है ना। इसके अलावा जो अब हमने वेस्ट के रिवोल्ट्स देख लिए, तो अब इसके बाद हम देखेंगे अब साउथ इंडिया के रिवोल्ट्स देखेंगे हम, ठीक है, साउथ इंडिया के रिवोल्ट्स। तो साउथ इंडिया में जो रिवोल्ट्स होंगे वो वेस्ट से पहले होंगे, वेस्ट से पहले उनकी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि वेस्ट को, तो वेस्टर्न इंडिया को अंग्रेज़ों ने लगभग 1818 के पीरियड के अराउंड में कैप्चर किया है, मराठाओं को हराने के बाद। जबकि साउथ इंडिया में वो लगभग 1760s के पीरियड से ही आना शुरू हो गए थे, जब उन्होंने कार्नेटिक वॉर की थी, फिर कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया था, है ना। साथ ही साथ 1790s में वो टीपू को भी हरा देंगे। उसके बाद तो वो लगभग पॉलिटिकल मास्टर ही बन गए थे, टीपू को हराने के बाद साउथ इंडिया के पॉलिटिकल मास्टर ही बन गए थे वो लोग। तो साउथ इंडिया में अगर हम रिवोल्ट्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है नॉर्दर्न सरकार
का एरिया लिया था हैदराबाद से, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली वहाँ के लोकल राजाओं को पसंद नहीं आएगी। तो वहीं आंध्रा, आज का जो आंध्रा रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक रिवोल्ट, जिसको हम कहते हैं राजा ऑफ विजयनगरम का रिवोल्ट। राजा ऑफ विजयनगरम का रिवोल्ट ये 1794 में हमें देखने को मिलेगा। तो विजयनगरम के जो राजा थे उनका नाम था चिन्ना विजया रामाराजू, ठीक है। चिन्ना विजय रामाराजू इनका नाम था। तो ईस्ट इंडिया पहले तो क्या होगा, ये राजा के साथ सब्सिडरी अलायंस वगैरह साइन करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी राजा के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करेंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा मिल करके, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जो है विजयनगरम ये मिल के लड़ेंगे फ्रेंच के साथ, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो जाएगी नॉर्दर्न सिरकार में, ठीक है। और बाद में ये राजा से पैसे मांगेंगे, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में तो अपने फ़ायदे के लिए ही घुसते हैं ना ब्रिटिशर्स। तो राजा से ये लगभग 3 लाख रुपए मांगेंगे। तो राजा कहेगा मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमसे दोस्ती क्यों करता, है ना। तो राजा के पास ऑब्वियसली पैसा तो था नहीं, तो इसका स्टेट एनेक्स कर लेंगे ये, और फिर राजा जो है वो रिवोल्ट कर देगा, ठीक है। तो ये था आपका राजा ऑफ विजयनगरम का रिवोल्ट। इसके अलावा जो हमें देखने को मिलता है रिवोल्ट, वो है धुंधिया का रिवोल्ट इन बेदनूर। ये हमें देखने को मिलेगा 1799 से लेकर के 1800 तक के पीरियड में। तो होता ये है कि धुंधिया वाघ करके जो व्यक्ति थे, ठीक है, धुंधिया वाघ ये एक लोकल मराठा लीडर थे, ठीक है। क्या थे? लोकल मराठा लीडर थे। और यहाँ पर भी वही स्टोरी रिपीट होगी कि जब राजा हटेगा तो उसका इकोसिस्टम भी यूज़लेस पड़ जाएगा। तो लोकल मराठा लीडर थे ये, एक्चुअली टीपू के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट थे। तो जब अंग्रेज़ों ने मैसूर को एनेक्स कर लिया, फिर बाद में फिर ये भी रिवोल्ट कर देंगे। इसके अलावा और जो हमें रिवोल्ट देखने को मिलता है साउथ इंडिया में, वो है एक केरला वर्मा फजासी राजा का रिवोल्ट। तो केरला वर्मा जो राजा थे कोट्टयम के राजा थे मालाबार रीजन में, ठीक है। तो इनको समझ आ चुका था कि सब्सिडरी अलायंस में जो मेरा जो है वो काटा जा रहा है, ठीक है। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है केरला सिम्हम, यानी लायन ऑफ केरला, है ना, केरला सिम्हम। या फिर एक और नाम से इनको जाना जाता है, वो है साइक राजा। तो इन्होंने फिर रिवोल्ट किया था अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लगभग 1797 के पीरियड में, ओके। इसके अलावा साउथ इंडिया में हमें जो और रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं वो है पॉलीगार्स का रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलीगार्स का जो रिवोल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा लगभग 1795 से लेकर के 1805 तक के पीरियड में। क्योंकि हमने देखा कि पहले टीपू ने पॉलीगार्स को ख़त्म कर दिया था, पर जब टीपू हार जाएगा तो फिर ये पॉलीगार्स सोचेंगे अब हम लोग जो है पावर को फिर से रिकैप्चर करेंगे। तो इनिशियली जैसे टीपू ख़त्म होगा कुछ टाइम के लिए तो ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पर बाद में तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी ना। तो ऑब्वियसली इन लोगों को इस चीज़ से इश्यू होगा कि कंपनी अब आ गई, तो फिर ये लोग भी रिवोल्ट कर देंगे। तो इसमें जो हमें लीडर देखने को मिलते हैं वो है कट्टा बोमन नायकन, कट्टा बोमन नायकन। इसके अलावा और रिवोल्ट जो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है वो है दीवान वेलुथम्पी का रिवोल्ट, दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट। इसका टाइम पीरियड है 1805 का। तो त्रावणकोर जो राज्य था, ठीक है, ये त्रावणकोर राज्य के दीवान थे। त्रावणकोर राज्य ने
सब्सिडरी अलाइंस साइन कर दी थी अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। तो फिर अंग्रेज़ों ने इनसे पैसे मांगे, ठीक है, और फिर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, पर हुआ ये कि त्रावणकोर का जो राजा था, पहले तो वो रिवोल्ट में इंक्लूडेड था, पर बाद में वो कंपनी की साइड में चला गया तो उसने डिफेक्ट कर लिया कंपनी की तरफ, त्रावणकोर के राजा ने, ठीक है। बाकी इसके अलावा और हमें जो रिवोल्ट देखने को मिलता है, एक है मैसूर रेबेलियन। तो मैसूर रेबेलियन जो है, इसका टाइम पीरियड है 1830 से लेकर के 31 का। तो यहाँ पर भी जो वडेयार स्टेट था, हमने देखा था कि टीपू को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरानी वडेयार डायनेस्टी के राजा को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया था, है ना, मैसूर में। तो वडेयार स्टेट जो है, टीपू के हराने के बाद वडेयार को जब अपॉइंट किया, तो उस समय अंग्रेज इनसे फिर सब्सिडरी अलायंस भी साइन करवा देते हैं 1799 में, है ना। तो फिर ऑब्वियसली अब अंग्रेज जब इनसे पैसा मांगेंगे वडियार स्टेट के राजा से, तो एक्चुअल में पैसा कौन देगा? राजा बोलेगा ज़मींदार्स को, और ज़मींदार्स बोलेंगे किसको? पीजेंट्स को। तो फिर हुआ ये कि पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। तो इस रिवोल्ट में जो लीडर हमें देखने को मिलेंगे, उनका नाम था सरदार मल्ला। ओके, क्या नाम था? सरदार मल्ला। और फिर लेटर ऑन हम देखेंगे कि मैसूर को एनेक्स कर दिया जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा मैसूर को जो है एनेक्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और पहले एक मोपला रिवोल्ट भी था, पर अब एक ICHR करके बॉडी है, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। तो मोपला रेवेलियन में क्या हुआ कि अब आज की डेट में ये क्लियर है कि मोपला रेबेलियन के अंदर कम्युनल एंगल था। वहाँ पर मुस्लिम कल्टीवेटर्स थे और लैंडलॉर्ड्स जो थे हिंदू थे। तो पहले तो इसमें थोड़ा ये माना जाता था कि जो है इसमें ज़मींदार की एक्सप्लॉइटेशन, और दूसरी तरफ पीजेंट्स का ज़मींदारों से लड़ना, और ज़मींदार बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम, इसको पहले उस नज़रिए से देखा जाता था। पर अब ये क्लियर हो चुका है कि ये कम्युनल एंगल था इसमें, कि हिंदू ज़मींदार्स को टारगेट किया गया था मुस्लिम कल्टीवेटर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए अब हम इसको एज रिवोल्ट ऑफ फ्रीडम नहीं देखेंगे, अब इसको हम बाद में कम्युनल एंगल से पढ़ेंगे बाद में। फ़िलहाल अभी वाले पार्ट में हम इसको नहीं कवर करेंगे। बाकी इसके अलावा भी साउथ में हम फ्यूचर में देखेंगे किट्टूर रेबेलियन होगा रानी चिन्नम्मा के द्वारा, है ना। किट्टूर कहाँ पर पड़ता है? किट्टूर आज के कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तो किट्टूर अलग है और बिठूर अलग है। बिठूर वो है जहाँ पर पेशवा शिप को ख़त्म करने के बाद कानपुर के पास वहाँ पर पेशवा को भेज दिया गया था। जबकि किट्टूर जो है रानी चन्नम्मा का रेवेलियन जहाँ हुआ किट्टूर में, वो कर्नाटका के अंदर पड़ता है। और किट्टूर रेवेलियन जो था उसको सप्रेस किया गया था अराउंड 1827 आई गेस, शायद, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, आप बाद में चेक कर सकते हो इंटरनेट में कि किट्टूर रेवेलियन कब हुआ था। अब हम देखेंगे साउथ इंडिया के बाद नॉर्थ इंडिया में जो रिवोल्ट्स हुए, ठीक है। अब हम नॉर्थ इंडिया के रिवोल्ट्स पर फोकस करेंगे। तो इसमें हमें एक जो देखने को मिलता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है नामधारी सेक्ट के द्वारा जो रिवोल्ट किया गया था, कूका रिवोल्ट, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। कूका रिवोल्ट ये हुआ था आपका लगभग 1840 के पीरियड में। मैंने आपको बताया था कि नामधारी सेक्ट जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की टीचिंग्स को फॉलो करता है। इसमें जो लीडर्स हमने देखे थे इनके, वो थे बाबा बालक सिंह जी। सबसे पहले तो हमें जो इसमें लीडर देखने को मिले थे वो थे भगत जवाहर मल, ठीक है, भगत जवाहर लाल मल, सॉरी, भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल। और जो लीडर थे वो एक बाबा बालक सिंह जी थे, ठीक है, बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह, ठीक है।
तो हुआ क्या था, 1840s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को एनेक्स किया, ठीक है। तो इन लोगों की एम यही थी कूका रिवोल्ट में कि ब्रिटिशर्स को हटाना है, सिख रूल को फिर से रिस्टोर करना है, और तो और स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन को भी इन्होंने प्रमोट किया था, ठीक है। लेटर ऑन जो राम सिंह जी है, इनको रंगून को डिपोर्ट कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में हमने वहाबी मूवमेंट भी देखी थी, 1840s के पीरियड में ही हमने देखी थी वहाबी मूवमेंट। ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, 1840s के पीरियड में हुई थी। ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। किसके द्वारा, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। तो इनकी एम क्या थी कि इस्लाम की जो गोल्डन पीरियड था उसको फिर से वापस लाना, ये इन लोगों की एम थी, ठीक है। बाद में सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो बालाकोट को शिफ्ट हो गए थे, और फिर बालाकोट में बाद में इनको मारा भी गया था। तो इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में जो हमें और रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं वो है एक राजा चैत सिंह और ज़मींदारों का रिवोल्ट, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो है 1780 से लेकर के 81 का पीरियड, और ये हुआ था आपका अवध के रीजन में हुआ है ये रिवोल्ट। और इसके अलावा और जो हमें देखने को मिलेगा, एक सिविल रेवेलियन भी हुई थी, अवध के ही अंदर हुई थी ये सिविल रेवेलियन इन अवध, ठीक है। तो ये 1799 के पीरियड में हुई थी। इसमें जो लीडर हमें देखने को मिलेंगे वो है वज़ीर अली खान। तो इट वाज वज़ीर अली खान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। वज़ीर अली खान को जो है रिप्लेस कर दिया गया था उनके अंकल के द्वारा। ही वॉज रिप्लेस्ड, और उनके अंकल जिनके द्वारा उनको रिप्लेस किया गया था उनका नाम था सादत अली खान टू, ओके। फिर वज़ीर अली खान ने इसलिए रेबेलियन कर लिया था, है ना। तो इनके द्वारा जो मैसेकर किया गया था उसको मैसेकर ऑफ बनारस कहा जाता है। फिर बाद में भाग गए थे राजा ऑफ जयपुर के पास, वहाँ पर उसके वहाँ पर इन्होंने शरण ले ली थी। और फिर लेटर ऑन इनको एक्सट्रेडिएट किया गया था राजा ऑफ जयपुर के वहाँ से आर्थर वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा एक्सट्रेडिएट किया गया था, आर्थर वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा हम जो देखेंगे रिवोल्ट वो हमें बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। बुंदेलखंड, ये हमें बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा 1808 से लेकर के 12 के पीरियड में, ठीक है। बुंदेलखंड को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया गया था। तो इस वजह से वहाँ के लोकल जो चीफ्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया इसके अगेंस्ट। इसमें हमें जो लीडर्स देखने को मिलेंगे, एक है लक्ष्मण दावा, ठीक है, एक है दरिया सिंह, और हमें जो देखने को मिलेंगे वो है गोपाल सिंह। क्या नाम है, गोपाल सिंह। और एक हमें और रिवोल्ट जो देखने को मिलेगा वो है राइजिंग एट बरेली। ये 1816 में हुई थी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस टैक्स इम्पोज कर दिया गया था, ठीक है। तो साथ ही साथ फिर यहाँ पर क्या है कि लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था इसके अगेंस्ट। बाकी एक हमें हथरस में भी देखने को मिलेगा। हथरस में 1817 में हुआ था रिवोल्ट हुआ। यहाँ पे जो लीडर हमें देखने को मिलेंगे हथरस वाले में, इनका नाम था दयाराम। ये हथरस, जो हथरस का किला है वहाँ पर रूल करते थे। यहाँ पर भी इशू जो था वो रेवेन्यू सेटलमेंट का इशू था, जिस वजह से रिवोल्ट हुआ था। बाकी इसके अलावा तो और भी कई छोटे मोटे रिवोल्ट हुए होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपके गांव में भी हो सकता है रिवोल्ट हुआ होगा।
पर हम हर एक रिवोल्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ कुछ जो मेन थे हमने उनको पढ़ लिया, ठीक है। रिवोल्ट्स में इतना ही, बाकी कुछ सिपोए म्यूटिनीज भी हुई थी, ठीक है। सिपोए म्यूटिनीज भी हुई थी। तो क्योंकि सिपोएज या फिर हम कह सकते हैं सैनिकों के भी अपने इश्यूज थे, अपने ग्रीवियंसेस थे, जैसे कि कई जगह उन्हें देश से बाहर भेज दिया जाता था, ट्रैवल उनको कंपलसरी कर दिया जाता था कि आपको जाना ही पड़ेगा। कई जगह पे कुछ म्यूटिनीज में हमें सैलरी के इशू देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ में हमें खान पान का इशू देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला तो हमने 1764 में ही देखा था, बैटल ऑफ बक्सर में ही जो थॉमस मुनरो है, उस उससे एक पूरी की पूरी बटालियन ने डिफेक्ट कर दिया था, और वो बटालियन फिर मीर कासिम के साइड चली गई थी। ये हमने बक्सर में देखा था, एक पूरी की पूरी बटालियन थॉमस मुनरो को छोड़ के मीर कासिम की साइड चली गई थी। बाकी हम 1806 में एक वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वेल्लोर म्यूटिनी को। इसके अलावा 1824 में एक 47th नेटिव इन्फेंट्री द्वारा म्यूटिनी की गई थी, ठीक है, इन्फेंट्री के द्वारा म्यूटिनी की गई थी। एक 1825 में हुई थी, जिसमें सैनिकों को बर्मा जाने के लिए कहा गया था, और उसके लिए फिर सैनिकों ने रिवोल्ट कर लिया था। 1826 में भी हुई थी एक, ये ग्रेनेडियर जो आपका कॉर्प्स है उसमें हुई थी ये, आसाम में हुई थी ये म्यूटिनी। फिर उसके अलावा 1838 में हुई थी एक सोलापुर में, ये भत्ते को लेकर के हुई थी, है ना, जो भत्ता मिलता है ना, सैलरी मतलब एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह जो मिलता है और चीज़ों के लिए, तो भत्ता इशू को लेकर हुई थी। और 1844 में भी सिंध के अंदर हमें देखने को मिलेगी भत्ता इशू को लेकर के ही। बाकी हम अब जो वेल्लोर म्यूटिनी है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, तभी याद रहेगा, है ना। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, बिकॉज ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।